आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जीएस के जनरल अवेयरनेस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है या कह सकते हैं आर्ट एंड कल्चर, एसएससी के फेवरेट टॉपिक रहे हैं हमेशा और एडिक्विटी पे यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं पेज 13 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं एनसीईआरटी के ऊपर। जो लंबी-लंबी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे पेज 13 में, उसी टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है ना? ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन आप देखें वहाँ पे कुछ आपको ऐसे नया ना दिखे, आपका जो माइंड है डाइवर्ट ना हो, उस क्वेश्चन को आराम से वहाँ पे सोल्व करें। उस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, उस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से कथन सही है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह बिना किसी परेशानी के मुगल सिंहासन पर बैठा। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। जैसे मुअज्जम का नाम क्या था, बहादुर शाह के नाम से खुद को उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया था, लेकिन बिना किसी परेशानी के नहीं। उसके खिलाफ भी क्या हुए थे दोस्तों, उत्तराधिकारी के संघर्ष के बाद कि वो सम्राट बन पाया था, युद्ध लड़े गए थे। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि वो बिना किसी परेशानी के सम्राट बन गया था, ये गलत है। सेकंड, औरंगजेब के उत्तराधिकारी ने औरंगजेब की पहले की कई नीतियों को उलट दिया। ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में करेक्ट है। बहादुर शाह प्रथम जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी था दोस्तों, उसने औरंगजेब की नीतियों को उलट दिया था। जैसे कि जजिया कर को समाप्त कर दिया था, धार्मिक चीजों को उसने बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 स्टेटमेंट है जो वो सही है। नंबर 2, नादिर शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है, उसने मोहम्मद शाह के शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, नादिर शाह ने 1739 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था। ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। सेकंड, नादिर शाह अफगानिस्तान में गजनी क्षेत्र का शासक था। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, ध्यान रखेंगे, गलत है। ये कहाँ का शासक था, ईरान से आया था ये। ठीक है ना, कहाँ से आया था, ईरान से। और वहां पे इन्होंने शासन किया था 1736 से लेके 1747 तक। और वहां पे ये शासक था ईरान के अक्सरीद राजवंश का। ईरान के अक्सरीद राजवंश का शासक था। ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। कहता है कहाँ से आया, अफगानिस्तान क्षेत्र का शासक था, गलत है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद रियासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह निजाम उल मुल्क आसफ जाह द्वारा स्थापित किया गया था, जो स्वयं मुगल दरबार में एक अग्रणी अमीर थे। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। हैदराबाद रियासत की स्थापना किसने की थी, निजाम उल मुल्क आसफ ने। ठीक है, इनका पूरा नाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह। तो इन्हीं का दूसरा नाम था मीर उमर उद्दीन खान। ये एक क्या थे, मुगल दरबार में एक प्रमुख अमीर थे। ये अपने आप में स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड, रियासत के प्रमुख को सुल्तान कहा जाता था। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। हैदराबाद रियासत के प्रमुख को सुल्तान नहीं क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। ये गलत है। मुगल साम्राज्य का कर्नाटक सूबा सीधे हैदराबाद रियासत के नियंत्रण में था। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, ध्यान रखेंगे। मुगल साम्राज्य कर्नाटक सूबा सीधे हैदराबाद रियासत के नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं था ये गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है मैसूर राज्य का संस्थापक था, गलत है दोस्तों। मैसूर राज्य के जो वास्तविक संस्थापक थे वो थे हैदर अली, जो टीपू सुल्तान के क्या थे, पिता थे। ये गलत है। उसने मराठा हमले में क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी
स्थित देवी शारदा मंदिर की मरम्मत के लिए दान दिया था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को मराठा आक्रमणकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उसकी मरम्मत के लिए दान दिया था। ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। थर्ड, उसने मैसूर राज्य के विदेशी व्यापार को जबरदस्त रूप से बढ़ावा दिया। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। टीपू सुल्तान एक माना जाता है दूरदर्शी शासक था, मतलब कि विदेशों में भी इसकी नजर रहती थी। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने कई कदम उठाए थे, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने केरल में डच्चों की राजनीतिक शक्ति को समाप्त कर दिया? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मार्तंड वर्मा। ठीक है, केरल में डच्चों की राजनीतिक शक्ति को मार्तंड वर्मा ने समाप्त कर दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखेंगे, कोलाचेल की लड़ाई में 1739-43 के बीच में डच्चों को दोस्तों निर्णायक हार मिली थी और इनकी शक्ति क्या हुई थी? समाप्त हो गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आमेर के राजा सवाई जयसिंह एक वैज्ञानिक भी थे। तो ये अपने आप में ठीक है। सवाई जयसिंह द्वितीय एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, एक योजनाकार थे। ठीक है, उन्होंने कई वेधशालाओं का भी निर्माण कराया था, जैसे मथुरा में, उज्जैन में। ये आपको ध्यान रखना है, दिल्ली में, जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट दोस्तों एजर्सन क्या है? ट्रू है। उसके बाद उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर किया था और उन्होंने खगोल विज्ञान में भी गहरी रुचि ली। ये भी स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है, मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, और ए ये इसकी जो आर है करेक्ट, इसकी व्याख्या भी है, इसलिए हम कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। पहला, शिवाजी के पोते साहू को औरंगजेब की मृत्यु के शीघ्र पश्चात मुगल हिरासत से रिहा कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड, साहू एवं ताराभाई ने मराठा भू क्षेत्र पर आधिपत्य को लेकर गृह युद्ध लड़ा। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। ठीक है, साहू और ताराभाई ने मराठा भू क्षेत्र पर आधिपत्य को लेकर गृह युद्ध लड़ा था। ये भी क्या है? ट्रू है। और इस युद्ध को खेड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरा, बालाजी विश्वनाथ साहू के पेशवा थे। बालाजी विश्वनाथ दोस्तों साहू के क्या थे? पेशवा थे, ये भी ठीक है। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ साहू के पहले पेशवा थे, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सभी। क्वेश्चन नंबर 8, 18वीं सदी के समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मक- मस्जिदों से जुड़े शिक्षण संस्थान थे। ये दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, ध्यान रखेंगे। मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और अक्सर मस्जिदों से जुड़े हुए थे, जहां बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। ये ठीक है अपने में। लेकिन अजलाफ मुसलमान निम्न वर्ग के मुसलमान थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। अजलाफ शब्द का प्रयोग भारतीय मुस्लिम समाज में उन लोगों के लिए किया जाता था जो निम्न सामाजिक वर्ग के थे। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में, जो निम्न वर्ग में आते थे जो मुसलमान, ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है, क्योंकि भारत में पुर्तगालियों की शक्ति कमजोर हो गई थी, डच, अंग्रेजी और मराठा शक्तियों ने इसका लाभ उठाए। ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है। सेकंड, एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता का अंतिम परिणाम यह था कि दोनों ने एक दूसरे के अधिकृत क्षेत्रों से अपने अपने दावे छोड़ दिए। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में क्या है? सही है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 18वीं शताब्दी में भारत में एंग्लो फ्रेंच
प्रतिद्वंद्विता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हाँ, यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लड़ा गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता का प्रमुख हिस्सा था, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लड़े गए थे ये, विशेषकर कर्नाटक में। ठीक है, विशेषकर कर्नाटक क्षेत्र में। ये ठीक है अपने आप में। उसके बाद सेकंड, उनकी प्रतिद्वंद्विता अक्सर यूरोपीय राजनीति से जुड़ी हुई थी। ये दोस्तों सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है अपने आप में करेक्ट है। ध्यान रखेंगे भारत में एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंद्विता अक्सर यूरोपीय संघर्षों जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार का युद्ध, इन चीजों से, इन सभी से क्या थी, प्रभावित थी, जो भारत में भी फैल गई थी। ये अपने आप में करेक्ट है। थर्ड, नौसैनिक शक्ति ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नौसैनिक शक्ति ने दोस्तों एंग्लो फ्रेंच संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये अपने आप में करेक्ट है। विशेष रूप से मद्रास की रक्षा और वांडीवास के निर्णायक युद्ध में जहां ब्रिटिश नौसैनिक को फ्रांसीसी सेना को पराजित करने में मदद मिली थी। यहाँ पे सभी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिराजुद्दौला को हराने के बाद कंपनी द्वारा मीर कासिम को बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया गया था। स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। इसको, मीर जाफर को। और ध्यान रखेंगे मीर कासिम को बाद में 1760 में मीर जाफर की जगह नवाब बनाया गया था। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है। मीर कासिम की जगह फिर मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के रूप में नियुक्त किया। 1757 में किसको बनाया गया था, मीर जाफर को। लेकिन बाद में कंपनी के साथ मतभेदों के कारण उसको हटा दिया गया था, फिर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था। फिर इसके मतभेद फिर खराब हो गए थे, इसके मीर कासिम के। 1763 में फिर क्या बना दिया था, किसको, मीर जाफर को फिर दोबारा से। तो यहाँ पे ये कहता है मीर कासिम की जगह पर मीर जाफर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब किया था। ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में करेक्ट है, तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है। पहला कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंत में साल बाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में पहली क्या है, गलत है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किसके साथ हुआ था, मद्रास की संधि के साथ, 1769 में, 1769 में। साल बाई की संधि सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो ये अपने आप में स्टेटमेंट पहली गलत होगी। तो हम कहेंगे राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। गलत बताना था कौन सा, पहले ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, नवाब शब्द निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। दोस्तों यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अमीर अधिकारी। ठीक है, नवाब शब्द का उपयोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अमीर अधिकारियों के लिए किया जाता था, जिन्होंने भारत में धन कमाया और एक नवाब की तरह अपनी जिंदगी बिताई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के आर्थिक प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। क्या इस युद्ध के बाद भारत के साथ कंपनी के वाणिज्यिक संबंधों में एक गुणात्मक परिवर्तन आया। दोस्तों ये कह सकते हैं अपने आप में ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। इसके बाद कंपनी के वाणिज्यिक संबंधों में गुणात्मक परिवर्तन आया, क्योंकि कंपनी बंगाल पर अपने राजनीतिक नियंत्रण का उपयोग करके भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त कर सकती थी। ये अपने आप में स्टेटमेंट ये क्या है, ठीक है। कंपनी की नीतियों ने बंगाल के कारीगरों के विनाश को सुनिश्चित कर दिया दोस्तों, ये भी अपने आप में ठीक है। कंपनी की नीतियों ने विशेष रूप से बंगाल पर नियंत्रण के बाद बंगाल के कारीगरों और उनके बुनकरों को, बंगाल के बुनकरों पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा, जिससे उनके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कहता है दिए गए कोड में संयुक्त कर चुनो।
लॉर्ड डलहौजी के सुधारों में निम्नलिखित कौन सा था? पहला है दोस्तों रेलवे। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। ये ठीक है, कह सकते हैं, कोड है अपने आप में। टेलीग्राफ, भारत में दोस्तों टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। ये भी ठीक है। डाक टिकट, ध्यान रखेंगे, डलहौजी ने भारत में एक समान डाक दरों की शुरुआत की और 1854 का भारतीय डाकघर अधिनियम पारित किया, जिसने डाक टिकटों का उपयोग अनिवार्य कर दिया था। ये भी अपने आप में ठीक है। लोक निर्माण विभाग, दोस्तों ध्यान रखेंगे, डलहौजी ने 1854 में लोक निर्माण विभाग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, इसकी स्थापना की थी। ये भी अपने आप में ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, 1773 के विनिमयन अधिनियम को भारत में सरकारी नियंत्रण की तरफ पहला कदम कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी के निदेशक 5 साल के लिए चुने जाते थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये अपने आप में क्या है? गलत है। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के निर्देशकों का कार्यकाल 4 साल का कर दिया गया था। ठीक है? तो ये क्या है? गलत है। सेकंड, भ्रष्टाचार को रोकने वाले अधिनियम के प्रावधान। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है? इस अधिनियम ने कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या रिश्वत स्वीकार करने से क्या कर दिया था? बैन कर दिया था, बैन कर दिया गया था। ये ठीक है। भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता के फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। दोस्तों ये भी अपने आप में क्या है? ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 2 और 3 जो स्टेटमेंट है, 2 और दूसरी और तीसरी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल द्वारा किसकी मांग की गई थी? तो यहाँ पे पहला कहता है नागरिक सेवा सुधार, वायसराय कार्यकारी परिषद में भारतीयों का प्रवेश, प्रेस की सदस्यता में कटौती करना, भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, 1883 का इल्बर्ट बिल ब्रिटिश भारत में नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई करने का अधिकार देना था। ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य था भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना था, जिससे भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर ब्रिटिश अपराधियों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाने का अधिकार मिल सके। ये अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ब्रिटिश भारत सरकार की सिविल सेवा में नियुक्तियां की जाएंगी? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, भारत सरकार की सिविल सेवा में नियुक्तियों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रावधान 1853 के चार्टर चार्टर अधिनियम में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, भू राजस्व ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन के लिए प्रमुख राजस्व की उगाही की। निम्नलिखित में से कौन राजस्व नीति के उद्देश्य नहीं है? क्या कहता है? राजस्व की सुरक्षा दोस्तों, ये क्या था? अपने आप में उद्देश्य था। राजस्व का अधिकमकरण, अधिकतमकरण, ये भी क्या था दोस्तों? उद्देश्य था। राजस्व की सुरक्षा और राजस्व का अधिकतमकरण दोनों ही ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का उद्देश्य था। ठीक है, दोनों उद्देश्य थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछता है, इसमें पूछा उद्देश्य कौन सा नहीं था। ठीक है, तो ऐसे तो ऑप्शन है ही नहीं, दोनों उद्देश्य थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे? डी। क्वेश्चन नंबर 20, राजा राममोहन राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहता है? उन्होंने फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्टस लिखा। ये आपको याद करना है अपने आप में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के लिए आत्मीय सभा शुरू की। दोस्तों ये भी अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है।
ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ये भी अपने आप में ठीक है। उन्होंने तर्क दिया कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथों ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया। दोस्तों ये स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, ये भी करेक्ट है। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे और उनका मानना था कि वेदांत जैसे हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एकेश्वरवाद का मूल संदेश क्या है, निहित था या निहित है। ये इन्होंने कहा था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित सभी कथनों पर विचार करें। पहला कहता है उन्होंने विशेष रूप से सामाजिक धार्मिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया तथा राजनीतिक एवं आर्थिक विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है, गलत है। धार्मिक सुधारों पर ध्यान तो उन्होंने केंद्रित किया, लेकिन उन्होंने राजनीति और आर्थिक विषयों में भी गहरी रुचि ली थी। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायिक सुधार, भू राजस्व प्रणाली में सुधार, वकालत की। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कहता है आर्थिक विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं ली, ये गलत है। वह अंतर्राष्ट्रीयता में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों ये अपने आप में ठीक है। राममोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय में दृढ़ दृढ़ विश्वास रखने वाले वो व्यक्ति थे। ठीक है, राममोहन राय, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी संस्कृतियों और विचारों को क्या समर्थन दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने आप में ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, बैथ्यून स्कूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, बैथ्यून स्कूल, बैथ्यून स्कूल जिसे बैथ्यून कॉलेजिएट स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, इसकी स्थापना 1849 में जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बैथ्यून द्वारा की गई थी और ये भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण स्कूल था। तो कह सकते हैं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था, तो ये संबंधित है बालिका शिक्षा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न घटनाओं को उचित आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई, ये देखना आपको। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला अफगान युद्ध हुआ था दोस्तों 1839 से 1842 में। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य और अफगानों के अफगानिस्तानियों के बीच लड़ा गया था 1839 से 42। तो सबसे पहले ये आएगा, ध्यान रखना आपको। इसको देंगे नंबर 1, सिंध मिलाया जाना। दोस्तों 1843 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, या ब्रिटिश भारत में मिला लिया था, ये कह सकते हैं 1843 में। ठीक है, ये घटना थी 1842 39 42 की और ये 1843 की। तो 2 नंबर आएगा, फिर सॉरी 1 नंबर आएगा, मतलब कि पहले क्या आएगा, ये दूसरा दूसरा पहले आएगा, इसको नंबर जो नंबर है वो देंगे, पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा पहला। पंजाब का मिलाया जाना, पंजाब का मिलाया जाना, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दूसरा अंगल सिख युद्ध के बाद पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था 1849 में। ठीक है, तो फिर आएगा, ये कब मिलाया गया था, 1849 में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर होगा 2 1 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत सरकार की प्रांतीय सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कहते हैं, प्रेसिडेंसी को प्रांतों के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रेसिडेंसी गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा शासित थी। दोस्तों शासित थे, मतलब ये कह सकते हैं ठीक है अपने आप में। दूसरा, गैर प्रेसिडेंसी प्रांत लेफ्टिनेंट गवर्नरों एवं मुख्य आयुक्तों द्वारा शासित थी, ये भी ठीक है। यद्यपि गवर्नर क्राउन द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या सही है। पहला, रूसी साम्राज्यवाद ब्रिटिश भारत सरकार की अफगानिस्तान नीति के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारक था। ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखना आपको अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि ब्रिटिश भारत सरकार की अफगानिस्तान नीति, इसे ग्रेट गेम के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रमुख कारण मध्य एशिया में रूसी विस्तारवाद के
प्रति चिंता थी, ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकंड, प्रथम अफ़गान युद्ध अंग्रेज़ों के लिए सर्वविनाश के रूप में समाप्त हुआ। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। प्रथम अफ़गान युद्ध 1839 अब 1842 अंग्रेज़ों के लिए बड़ी आपदा थी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि उनके लिए सर्वविनाश का कारण हुआ। उनको भारी नुकसान तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसे सर्वविनाश के रूप में वर्णित हम नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटिश दोस्तों अफ़गानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे थे इस युद्ध में, ठीक है? लेकिन उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपना जो वर्चस्व था, वो साबित कर दिया था अफ़गानों के सामने। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि सर्वविनाश का कारण था। ये गलत है अपने आप में, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन कृषि में गिरावट के कारणों में से था? क्या कहते हैं? हस्तकला उद्योग का विनाश। दोस्तों ये कह सकते हैं हम, कृषि में गिरावट का कारण नहीं था ये, क्योंकि ये क्या था, जैसे इसका यूज़ करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और भी प्रभावित किया जा सकता था और लोगों की कृषि पर अधिक दोस्तों लोगों को कृषि पर अधिक निर्भर किया जा सकता था। इससे ये पहले वाला गलत हो गया, ठीक है? इससे जो पहले वाला हम इस स्टेटमेंट से कह सकते हैं, ये गलत हो गया। फिर जमींदार, दोस्तों मुस्लिम जमींदार कृषि में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि भूमि सुधार और मैनेजमेंट में रुचि नहीं लेते थे, या कह सकते हैं कृषि प्रबंधन में रुचि नहीं लेते थे जो जमींदार थे, जिससे कृषि की उत्पादकता प्रोडक्शन में दोस्तों क्या हुआ, इस प्रोडक्शन पे कह सकते हैं इम्पैक्ट पड़ा, प्रभावित हुई, तो ये एक कारण था। ऋणग्रस्तता में वृद्धि, दोस्तों जो किसान थे, अधिक ऋण लेने के कारण कह सकते हैं ये भी एक समस्या थी, जिससे उनकी जो टेक्नोलॉजी थी कृषि करने की एग्रीकल्चर में, उसकी तकनीकों में, उन तकनीकों को अपनाने में वो क्या थे, इसकी वजह से असमर्थ थे, जिससे कृषि में क्या आई, गिरावट आई, ये अपने आप में ठीक है। भारतीय कृषि को विदेशी बाजार से संबंध था, ठीक है? मतलब कि भारतीय कृषि को विदेशी बाजार से संबंध था, मतलब रिलेशनशिप कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भारतीय कृषि का विदेशी बाजारों से जुड़ना, जैसे कि कह सकते हैं हम, मतलब पैसे वाली जो फसल थी, उन पे ज़्यादा जोर दिया गया था, नकदी फसलों के ऊपर उनके उत्पादन पे ज़्यादा जोर दिया गया था, जिससे खाद्य फसलों के उत्पादन में कमी आई थी। किसानों को बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बना दिया, जिससे कृषि में गिरावट आई, ये भी अपने आप में ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, वायसराय लॉर्ड लिटन के शासनकाल निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? इल्बर्ट बिल विवाद। दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के कार्यकाल 1880 से 84 से संबंधित है, ना कि लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो कार्यकाल था, ये था 1886 से 80 तक। ये गलत हो गया। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित होना, ठीक है? इसको पारित किया गया था 1878 में, तो कह सकते हैं 1876 और 80 के बीच में है ये टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड किसका था? लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था, ये ठीक है। दिल्ली दरबार दोस्तों 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था, ये भी ठीक है। तो ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन है कथन ए, उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश जनता की राय को भी शिक्षित करने की मांग की। ये स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन के समय भारत का संबंध भारतीयों के लिए लाभदायक था, तो इसलिए कह सकते हैं उनसे रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते थे, तो ये ठीक है। उदारवादी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश लोग भारत में ही रहना चाहते थे, तो ये अपने आप में दोस्तों ये भी ठीक है। इसकी एक करेक्ट व्याख्या दी है इसकी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 29, राजा राममोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है? वह अकेश्वरवाद, दे, देवत्व की एकता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। दोस्तों ये ठीक अपने आप में, राजा राम मोहन राय इस्लामी एकेश्वरवाद से प्रभावित थे और मानते थे कि एकेश्वरवाद वेदांत का भी एक मूल संदेश है। ये ठीक है। उसके बाद वे वेदों को अबूझ एवं अमोघ मानते थे। ये दोस्तों गलत है। ये नहीं कह सकते, क्योंकि वह वेदों को अबूझ या अमोघ मानते थे, ये गलत है। क्योंकि राजा राममोहन राय ने वेदों की व्याख्या तर्कसंगत तरीके से की और उन्हें अंधविश्वासों से मुक्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि वो वेदों को अबूझ या अमोघ मानते थे, ये गलत है। उन्होंने सभी धार्मिक विषयों में मानवीय कारण एवं संस्था पर बल दिया, ये भी ठीक है। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, मैडम एनी बेसेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों ये क्या है? गलत है। ध्यान रखेंगे, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी, बल्कि वे इसकी एक प्रमुख सदस्य बाद में अध्यक्ष बनी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हेलेना पेट्रोवना ब्लातवास्की और हेनरी स्टील के ओलकोट ने की थी। ये क्या है? गलत है। वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थी। ये क्या है? गलत है। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन बाद में मदन मोहन मालवीय ने इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित किया था। तो कह सकते हैं ये गलत है। वह आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करती थी। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। वह आत्मा के पुनर्जन्म जन्म के सिद्धांत में विश्वास करती थी, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की वो अध्यक्ष थी और इसमें प्रमुख सिद्धांत पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत भी था एक, जिसमें एनी बेसेंट पूरी तरह से विश्वास करती थी। ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 31, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मराठी समाचार पत्र मराठा की स्थापना की। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में प्रकाशित किया था। ये गलत हो गया। मराठा मराठी में नहीं था, अंग्रेजी में था। ये गलत हो गया। उन्होंने मराठी युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रचार करने के लिए शिवाजी उत्सव शुरू किया। ये दोस्तों ठीक है अपने आप में। शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, इन शब्दों का उपयोग किया था इन्होंने। ठीक है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 32, होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2 अलग-अलग होम रूल लीग द्वारा स्थापित आंदोलन था। तो ध्यान रखेंगे, 2 होम रूल लीग 1915-16 में शुरू हुए थे। एक लोकमान्य तिलक ने ठीक है, लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, और कह सकते हैं दूसरा एनी बेसेंट और एच सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में। ये कथन अपने आप में ठीक है। यह आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में हुआ था। ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है अपने आप में ध्यान रखिए, गलत है। ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वाधान में नहीं हुआ। थर्ड कहता है होम रूल आंदोलन ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा गदर आंदोलन में शामिल थे? इनमें से दोस्तों गदर आंदोलन में शामिल थे, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, सोहन सिंह बाकना। ठीक है, सूबेदार डंडे खान, मैडम कामा, ये शामिल नहीं थे, ध्यान रखना है। इसके बहुत सारे सदस्य थे, जैसे कि भाई परमान विष्णु, गणेश पिंगले, सोहन सिंह बाकना, भगवान सिंह ज्ञानी, हरदयाल, तारक नाथ दास, भगत सिंह हिंद, करतार सिंह सराबा, अब्दुल हबीब, मोहम्मद बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, गुलाब कौर। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कहता है पेरिस शांति सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही वार्ता से संबंधित विभिन्न शांति संधियों के लिए था। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति संधियों को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों संधि वर्साई की संधि थी। ये ठीक है। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये अपने आप में ठीक है। बोल्शेविक क्रांति जिसे अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता था, 1917 में रूस में हुई थी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। ये दोस्तों अपने आप में ये भी करेक्ट है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, 1920 के दशक के दौरान केंद्रीय विधानसभा और भीतर प्रतिक्रियावादी नामक समूह के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या यह स्वराजवादी पार्टी का एक गुट था? ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखिए आप। उसके बाद दूसरा कहता है इसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसका नेतृत्व मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप, करेक्ट है। मदन मदन मोहन मालवीय ने स्वराज पार्टी के भीतर एक राष्ट्रवादी गुट का नेतृत्व किया था, जिसे स्वतंत्र कांग्रेस की पार्टी के नाम से जाना जाता था। ये अपने आप में करेक्ट है। इस समूह ने सरकार को सहयोग की पेशकश की। ये भी ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। प्रतिक्रियावादी समूह जो स्वराज पार्टी के भीतर से निकला था, ने सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग की नीति अपनाई, खासकर जब स्वराजवादियों के तो एक वर्ग ने विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। ये भी अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, मेरठ षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कहता है इसमें कम्युनिस्ट तथा ट्रेड यूनियन नेताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई। ये दोस्तों स्टेटमेंट ठीक है। इस मामले में 31 श्रमिक नेताओं और कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया गया था। 31 श्रमिक नेताओं और कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था, ये ठीक है। इस मामले में कुछ अंग्रेजों पर भी मुकदमा चलाया गया था। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों ध्यान रखेंगे। इस मामले में फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रेडले और लेस्टर हंचिसन 3 ब्रिटिश लोगों पर भी मुकदमा चलाया गया था। ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व के अंग थे? ध्यान रखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जिसे बोला जाता था सीएसपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक समाजवादी गुट था, जिसकी स्थापना 1934 में 1934 में हुई थी। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में है, देखो स्टेटमेंट में है। और उसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव ये भी शामिल थे। ये दोस्तों पीसी जोशी नहीं थे, ठीक है। पीसी जोशी कौन थे? पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। कांग्रेस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के से इनका कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, शिमला सम्मेलन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक विभाजन का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पहली बार यह बातचीत आधारभूत राजनीतिक विषयों पर नहीं बल्कि सांप्रदायिक विषय पर विफल रही। ये दोस्तों अपने आप में पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि शिमला सम्मेलन की विफलता का जो मुख्य कारण ये है, मुस्लिम लीग की ये मांग थी, इसमें कार्यकारी परिषद में सभी मुस्लिम सदस्य केवल मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए। इसके होने चाहिए मुस्लिम लीग के। और कांग्रेस ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया था, जिससे सांप्रदायिक आधार पर क्या होता विरोध उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे ये ठीक है। शिमला सम्मेलन की विफलता मुस्लिम लीग की जीत थी। दोस्तों ये भी अपने आप में ठीक है। शिमला सम्मेलन की विफलता ने मुस्लिम लीग के इस दावे को मजबूत कर दिया था कि भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है मुस्लिम लीग। और देश के विभाजन की दिशा में एक ये महत्वपूर्ण कदम बढ़ा, जिससे ये जीत मानी जाती है मुस्लिम लीग की। तो ये ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ठीक है।